बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि फ़्रॉड करने वाले किस हद तक जा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो आज विज़िट वीज़ा के हवाले से है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, हो सकता है कई लोगों का फ़ायदा हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा की। मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा कानून क्या है आप सब जानते हैं कि 3 महीने के बाद एक्सटेंड होता है, 6 महीने के बाद आपको एग्ज़िट करना होता है और फिर आपका वीज़ा दोबारा से एक्सटेंड होता है। यानी एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है, तब ही आपका दूसरी बार वीज़ा एक्सटेंड हो पाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सामने आए हैं, इस तरह के मसाइल सामने आए हैं कि पहली बार यानी 3 महीने के बाद ही लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, उनको एग्ज़िट करना पड़ा। ये आपको मैं दो ऐसी बातें बता रहा हूँ, दो ऐसे केस मेरे सामने आए हैं जिनको आपके सामने साथ शेयर करना ज़रूरी था कि लोगों के 3 महीने हुए हैं अभी तक और मल्टीपल वीज़ा है 1 साल का। जब वो एक्सटेंड कर रहे हैं वीज़ा तो उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। वहाँ पर जिस तरह आपको मैं स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ तस्वीर, इस तरह उनको मैसेज आ जाता है कि आप पासपोर्ट ऑफ़िस चले जाएं। जब वो पासपोर्ट ऑफ़िस जाते हैं यानी जवाज़ात जाते हैं, तो जवाज़ात वालों ने उनसे कहा कि आप एग्ज़िट करें, एग्ज़िट करने के बाद आपका वीज़ा तजदीद होगा, इससे पहले आपका वीज़ा तजदीद नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक फ़ैमिली के 3 या 4 मेंबर थे और 3 के जो वीज़े थे वो एक्सटेंड हो गए हैं, सिर्फ एक मेंबर का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। मल्टीपल वीज़ा की बात कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। जवाज़ात में गए, जवाज़ात वालों ने कहा आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मेरे पास जितनी भी लीगल इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी लीगल तरीके थे, मैंने उनको बताया आप ये कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी था कि आप उस पासपोर्ट ऑफ़िस को छोड़ें, यानी उस जवाज़ात को छोड़ें, किसी और जवाज़ात के ऑफ़िस में चले जाएँ। वहाँ हो सकता है कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाए जो आपका काम कर दे, या हो सकता है जिसमें आप पहले गए थे उनको इस बात की समझ ना आई हो, क्योंकि बज़ाहिर तो 3 महीने के बाद वीज़ा को एक्सटेंड होना ज़रूरी था। उन्होंने सब ट्राई की, हर चीज़ की, लेकिन कुछ भी ना बना, फिर उनको एग्ज़िट करना पड़ा। दूसरा केस भी इसी तरह सामने आया, उनका भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था। और तीसरा एक और केस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता चलूँ कि एक और केस, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आता रहता है। सवाल ये होता है कि अगर हम 6 महीने के बाद एग्ज़िट नहीं करते, हमें एग्ज़िट करना है 3 महीने से पहले पहले, यानी पहली बार आपने वीज़ा तजदीद ही नहीं किया, या तजदीद करने के बाद आपने फ़ौरन एग्ज़िट कर ले, यानी 3 महीने के बाद एग्ज़िट कर ले या 3 महीने से पहले पहले। मसलन आपकी फैमिली मल्टीपल वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में आई, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वापस जाना पड़ा आपको अपने मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, किसी भी मुल्क में आपने एग्ज़िट कर लिया। आपका वीज़ा था मल्टीपल वीज़ा। अब आपने जब भी वापस आना है सऊदी अरेबिया में, यानी आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले जब भी आपने सऊदी अरेबिया में एंटर होना है, उसके बाद आपको फिर से एग्ज़िट नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह नॉर्मल लोग 6 महीने के बाद एग्ज़िट करते हैं, आपको एग्ज़िट नहीं करना पड़ेगा। आपका एग्ज़िट पहले 3 महीने में ही हो गया और आपका वीज़ा इसी तरह तजदीद हो जाएगा। ये भी एक केस सामने आ चुका है, इस तरह हुआ है और उस फैमिली का वीज़ा तजदीद हो गया। हो सकता है वो साहब ये वीडियो देख भी रहे हूँ, अगर देख रहे हैं तो प्लीज़, जिन जिन लोगों को मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर मैं किसी का नाम ऐड नहीं कर रहा, प्लीज़ अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है और जिसके साथ ये केस पेश आया है तो वो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही एक्सपीरियंस मुझ तक पहुँचता है और मैं लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं जी, एग्ज़िट 3 महीना या 6 महीना के बाद एग्ज़िट करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, एग्ज़िट तो आपने 6 महीने बाद करना है। यहाँ पर एक और चीज़, सॉरी मुझे बातें याद आती जा रही हैं कोई, इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद एक ऐसी वीडियो मैं ला रहा हूँ जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी कि आपने एग्ज़िट कैसे करना है, कब एग्ज़िट करना है, एग्ज़िट के कितने दिन बाद आपने वापस आना है, एग्ज़िट की लिमिट क्या है, आपने किसी करीबी मुल्क में जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड कैसे करना है, उसका तरीका क्या है। बहरीन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बहरीन का क्या तरीका है। इंशाल्लाह मैं एक हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद एक वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि एक फ़ैमिली जा रही है एग्ज़िट पे और उन्होंने एग्ज़िट से वापस करना है जो ही, तो मैं इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट में रहूँगा और जो भी स्टोरी होगी, जो भी तरीका होगा, प्रोसीजर A to Z आपके साथ इंशाल्लाह मैं
ये शेयर कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं उस फ्रॉड की, जिस फ्रॉड के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि फ़्रॉड कैसे होता है और यूट्यूब पे ही रहकर एक बंदे के साथ कैसे फ़्रॉड किया गया। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़, सॉरी माज़रत, ये किस्सा लंबा होता जा रहा है। मैं एक और चीज़ भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी ही वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, अपने नंबर शेयर करते हैं। जो लोग अपना मसला बयान करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, और कई लोग आके उनके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, उनको अपने नंबर देते हैं कि आप मुझे कांटेक्ट करें, या आप का मसला ये हल हो सकता है, मसलन फ़ाइनल एग्ज़िट, बग़ैर अकामा के, बग़ैर कफ़ील के आपका ख़ुरूज नहाई, और आपका अगर महना कोई भी है, ड्राइवर का है, लेबर का है, कोई भी है, तो आपको फैमिली वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह के कमेंट्स लोग इनबॉक्स में आके कमेंट बॉक्स में करते हैं। और फिर कई लोग होते हैं, क्योंकि लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, लोग फंसे भी होते हैं, उनसे कांटेक्ट भी करते हैं। आप बेशक उन लोगों से कांटेक्ट करें, लेकिन कभी भी किसी को भी पैसा मत दें। आप लोग पैसा देते हैं, फंस जाते हैं, काम लोग नहीं करते, इवन के काम हो ही नहीं सकते। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास, मैं ड्राइवर हूँ और मुझे वीज़ा चाहिए, फैमिली विज़िट वीज़ा, तो अगर किसी हज़ार में से एक बंदे को वीज़ा मिल भी गया तो क्या हुआ? हर किसी को नहीं मिलता, एक रूल ही नहीं है, गवर्नमेंट देती ही नहीं है। उसके प्रोसीजर जो है वीज़ा हासिल करने का, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ कि ड्राइवर हज़रात किस तरह वीज़ा हासिल करते हैं। उस वीडियो की लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है, अगर आपने इंश्योरेंस करनी है, आपने बुकिंग करवानी है एतमाद में, आपने अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना है, गुरफ़त जारिया का तरीका है, टोटल की टोटल वीडियोस में बना चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये हुई कि इन लोगों के, फ्रॉड वालों के कभी भी बातों में मत आएँ। और दूसरी बात ये है कि मैं कभी भी किसी से कोई भी पैसा नहीं लेता, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ लोगों को। मेरा इतना ही काम है, ना मैं किसी को कोई काम करवा सकता हूँ। लोग मुझे ये कहते हैं कि आप मेरा ये काम कर दें, आप मेरा वो काम कर दें, आप प्लीज़ मुझे वीज़ा दिलवा दें, आप ये कर। मैं भाई कुछ भी नहीं करता, ना मेरे पास कुछ है। मेरे पास एक लीगल इन्फॉर्मेशन जो होती है, लीगल प्रोसीजर होते हैं, वो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता हूँ। चले चलते हैं अगले स्टेप की जानब कि फ़्रॉड कैसे हुआ। एक साहब ने, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उनके साथ प्रॉब्लम पेश आ रही है कि उनका एतमाद में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। एतमाद में अपॉइंटमेंट ना होने की मुझे मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती थी, मैंने भी उनके साथ डिस्कस की, और माशाल्लाह वो भी अच्छे, यानी पढ़े लिखे समझदार बंदे थे, उनको भी इन चीज़ों का, सब चीज़ों का आइडिया था। उन्होंने मुझसे, मेरे साथ सारी चीज़ें डिस्कस की कि वो क्या कुछ कर चुके हैं। बहरहाल मैंने जो भी उनको मशवरा देना था कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेप में सब कुछ किया, मैंने भी ट्राई की उनके लिए, मिल के सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं बना एतमाद में। अब प्रॉब्लम उनकी क्या पेश आ रही थी? प्रॉब्लम उनकी ये आ रही थी कि जब वो एतमाद में अपॉइंटमेंट लेते थे और सॉरी, एप्लीकेशन जब सबमिट करते थे तो उनको एरर आ जाता था कि आपकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है। फिर एक बंदे को उन्होंने एतमाद ऑफिस में भी भेजा, वहाँ से जाके पता करवाया तो उन्होंने कहा कि आपकी पुरानी कोई अपॉइंटमेंट पड़ी हुई है, इस वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। बहरहाल किस्सा लंबा नहीं करता, यहाँ पर उन्होंने एक यूट्यूबर से रब्ता किया, एक यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखी और उससे उन्होंने कमेंट में बात की कि ये मेरा मसला है। उस बंदे ने उसको नंबर दे दिया, अपना नंबर, के मुझे कांटेक्ट करें। जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उस साहिब ने, यूट्यूब वाले साहिब ने, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा ये आप ऐसा करें कि अगर आप एतमाद में जाते हैं बग़ैर अपॉइंटमेंट के तो आपको 7,000 रुपये पर पासपोर्ट देने पड़ेंगे। यानी आपके 3 बंदे हैं, 3 फैमिली मेम्बर हैं, आपको पड़ेंगे 21,000 रुपये। मैं आपसे पर पासपोर्ट 3,000 रुपये लूँगा, यानी 9,000 रुपये आप मुझे दे दें और मैं आपको 3 अपॉइंटमेंट्स बुक कर देता हूँ। तो उनसे उनकी बारगेनिंग हुई। बारगेनिंग के बाद तय ये हुआ कि 1,000 रुपये, यानी पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ, 1,000 रुपये, यानी टोटल 3,000 रुपये वो देंगे और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट ले देंगे। उन्होंने उस पर डन कर दिया। जब अपॉइंटमेंट ले ली और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया इनको कि ये अपॉइंटमेंट आपकी हो गई है। वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास भी है, मैं भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर हाइड कर दिए हैं पासपोर्ट के।
बहरहाल ये वाला लेटर था, उन्होंने उनको भेज दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और आप ऐसा करें कि मुझे पैसे दे दें। अब ये भी देखिए कि जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अगर सऊदी अरब में बैठ के कोई बंदा आपसे फ्रॉड करता है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। एक बंदा बैठा है इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, आप उसकी क्या कंप्लेन करेंगे? उन मुल्कों में तो छोटी मोटी ये कंप्लेन चलती भी नहीं है। और वैसे भी ये लोग जो फ्रॉड करते हैं ये बाहर बैठ के करते हैं, सऊदी अरब में बैठ के फ्रॉड करना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल लोगों के साथ हो भी जाते हैं। उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर से बाहर हूँ, जाकर मैं अपने घर में चेक करता हूँ अपॉइंटमेंट स्टेटस, ऑनलाइन उसका स्टेटस चेक करता हूँ कि वाकई मेरी अपॉइंटमेंट आ गई है। यहाँ पर अगर कोई आम बंदा होता जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता तो फ़ौरन उसने लेटर देख के उसने कहना था कि ठीक है जी, आपने अपॉइंटमेंट ले दी, ये जी पैसे आपके अभी आए। उन्होंने घर जाके चेक किया, ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो वो सेम एरर आ रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं हुई थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? अब उन्होंने कैसे अपॉइंटमेंट बुक करवा ली? ये साहब मुझे खुद बता रहे हैं जो अपॉइंटमेंट ले रहे थे कि उसने क्या किया कि जब वेबसाइट पे गया एतमाद की, वहाँ पर उन्होंने इनका पासपोर्ट नंबर एंटर किया। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद उन्होंने एक डिजिट इजाफी डाल दिया। मैं मिसाल देता हूँ, किसी का पासपोर्ट नंबर था ABC 1234, तो उसने क्या किया, उसने लगा दिया ABC 12345, यानी एक डिजिट जब इजाफी लगा दिया तो क्योंकि एतमाद वेबसाइट पे अगर सेम पासपोर्ट नंबर आप लगाएंगे तो वो तो एरर देगा, लेकिन मुख्तलिफ पासपोर्ट नंबर कोई भी लगाएंगे तो आपको वो पासपोर्ट नंबर वो एक्सेप्ट कर लेगी वेबसाइट, क्योंकि इस वेबसाइट पर पासपोर्ट का ऑनलाइन डाटा तो इस तरह मौजूद होता नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट का डाटा वहाँ पर उनके पास मौजूद होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपॉइंटमेंट लेटर उसमें से एंड वाली जो फिगर थी, यानी आखिरी नंबर जो था, उस बंदे ने उसको हाइड कर दिया, उसको दिखाया ही नहीं और ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया। बहरहाल वो बच गया इस फ्रॉड से। तो मेरा मकसद ये था आप लोगों को बताने का कि फ़्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। फ़्रॉड करने के बहुत तरीके हैं, बहुत टेक्निक्स हैं और लोग फ्रॉड करने वाले बहुत रास्ते जानते हैं। इसलिए मोहतात रहें, कभी भी फ्रॉड में ना आए। अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप लेबर हैं, आपको चाहिए विज़िट फैमिली विज़िट वीज़ा चाहिए, तो बहुत लोग आपकी तलाश में हैं कि आप पैसे दें और वो आपके साथ फ्रॉड करें। इस तरह की बहुत ज़्यादा मसाइल और भी आते हैं कि आप पैसे दें और अगर आपने खरूज नहाई लगवाना है, बग़ैर कफ़ील के नकल कफ़ाला करवाना है, बग़ैर कफ़ील के खरूज नहाई लगवाना है या हरूब ख़त्म करवाना है, तो कोई भी नहीं है, सब फ्रॉड है। हाँ, अगर आपके कोई जानने वाला बंदा है, अथेंटिक है, आप जानते हैं कि वो बंदा काम कर सकता है, तो फिर तो आप पैसे दे दें, हर्ज नहीं है। लेकिन आम हालात में कभी भी किसी की बातों में ना आए। स्पेशली इंटरनेट पर आपको फेसबुक पर, आपको यूट्यूब पर, आपको गूगल पर जितने भी नंबर्स वगैरह आते हैं कि इनके साथ रब्ता करें, मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपका काम करवा सकता हूँ, तो इन लोगों से मोहतात रहें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।